यह कहानी पिछले अध्याय के अंत से शुरू होती है। अगर आपने पहला भाग नहीं पढ़ा है तो ये हिस्सा आपकी समझ से बाहर होगा और शायद आपकी बर्दाश्त से भी बाहर। चेतावनी, ये भाग पिछले से कहीं अधिक वीभत्स, मानसिक रूप से विचलित करने वाला और लंबा है। कमजोर दिल वाले यहीं रुक जाएं। कोलकाता, रक्त रंजित अमावस्या, भाग 2, माइनस देह पिंजर और आत्मा का बलात्कार। अध्याय 8, वह माला जो जीवित थी। हुगली का किनारा, सुबह की धूप। आर्यन खड़ा था। दुनिया के लिए वो एक जीवित इंसान था जो शमशान से लौट आया था। लेकिन आर्यन जानता था कि वो अब सिर्फ एक खोल है। उसका हाथ गले पर गया। वो माला, इंसानी उंगलियों की माला। वे उंगलियां सूखी हुई नहीं थीं। वे ताजा कटी हुई थीं। उनके पोरों नकल्स पर अभी भी झुर्रियां थीं। और सबसे भयानक बात, वे उंगलियां गर्म थीं। जैसे ही आर्यन ने उन्हें छूकर नोचने की कोशिश की, 10 उंगलियों ने एक साथ उसके गले को जकड़ लिया। पकड़ इतनी टाइट थी कि आर्यन की सांसें अटक गईं। ना, मेरे नए घर को तोड़ने की कोशिश मत कर बालक। आवाज बाहर से नहीं आई थी। वो उसके दिमाग के अंदर, उसकी खोपड़ी की हड्डियों से टकराकर गूंजी। वो आवाज बाबा कालरुद्र की थी, गहरी खुरदुरी, जैसे बजरी पीसी जा रही हो। आर्यन घबराकर नदी से दूर भागा। वो शहर की भीड़ में खो जाना चाहता था। उसे लगा कि लोगों के बीच वो सुरक्षित रहेगा। कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, ट्राम की घंटियां थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आर्यन के लिए नहीं। वो एक बस में चढ़ा। कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे। आर्यन ने जेब से सिक्का निकाला। जैसे ही उसने कंडक्टर के हाथ में सिक्का रखा, उसे कंडक्टर का हाथ सामान्य नहीं लगा। उसे लगा कि कंडक्टर की हथेली में एक आंख बनी हुई है जो पलक झपका रही है। आर्यन चीख पड़ा और चलती बस से कूद गया। सड़क पर गिरते ही उसके घुटने छिल गए। खून निकला। उसने अपने खून को देखा। वो लाल नहीं था, वो काला था, और उसमें छोटे छोटे सफेद कीड़े कुलबुला रहे थे। अध्याय 9, घर जो अब सुरक्षित नहीं था। किसी तरह गिरते पड़ते आर्यन अपने फ्लैट पर पहुंचा। ये एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर था। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और सोफे पर गिर पड़ा। यह सब मति भ्रम, हेलुसिनेशन है। मैं सदमे में हूं, उसने खुद को समझाया। उसे प्यास लगी थी। वो किचन में गया और पानी का गिलास भरा। जैसे ही उसने गिलास होठों से लगाया, पानी का स्वाद तांबे जैसा, धातु जैसा लगा। उसने गिलास नीचे किया और देखा। गिलास में पानी नहीं, गाढ़ा, थक्का जमा हुआ खून था। और उस खून में सोहम का टूटा हुआ दांत तैर रहा था। आर्यन ने गिलास फेंक दिया। गिलास टूटा नहीं, बल्कि फर्श पर लुढ़क गया और उसमें से खून कालीन पर फैलने लगा। कालीन उस खून को सोखने लगा और देखते ही देखते कालीन पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन बदलने लगे। वे डिजाइन अब भयानक चेहरों में बदल गए थे जो आर्यन को देखकर मुंह चिढ़ा रहे थे। वो बाथरूम में भागा। उसे ये सब धोना था। उसे खुद को साफ करना था। उसने शावर चलाया। ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा। उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी आंखें बंद की और साबुन लगाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो बाथरूम में नहीं था। वो वापस उसी शमशान घाट पर खड़ा था। शावर से पानी नहीं, राख गिर रही थी। और उसके सामने, बाथरूम के आईने में, उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। आईने में बाबा कालरुद्र खड़ा था। कालरुद्र ने आर्यन का ही रेजर हाथ में पकड़ रखा था, और वो अपनी उस नई त्वचा, जो उसने आर्यन के सामने पहनी थी, को धीरे धीरे छील रहा था। देख बालक, ये शरीर नश्वर है, लेकिन भूख, भूख अमर है। कालरुद्र ने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला। वो हाथ कांच को चीरते हुए बाहर आया और उसने आर्यन का गला पकड़ लिया, ठीक उसी जगह जहां उंगलियों की माला थी। माला की उंगलियां और कालरुद्र का हाथ आपस में मिल गए। आर्यन को लगा कि उसकी अपनी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। एक असहनीय दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में तेजाब डाल दिया हो। अध्याय 10, वीडियो टेप का भयानक सच। जब आर्यन को होश आया, रात हो चुकी थी। वह बाथरूम के फर्श पर नग्न पड़ा था। आईना टूटा हुआ था और कांच के हर टुकड़े में उसे कालरुद्र की एक आंख दिखाई दे रही थी। वह उठा। उसका शरीर उसका अपना नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका बदल गया था, थोड़ा झुककर, थोड़ा लंगड़ाकर, जैसे कोई बूढ़ा तांत्रिक चलता है। उसकी नजर मेज पर रखे उसके कैमरे पर पड़ी। वो कैमरा जो घाट पर उसके साथ था। एक अजीब सी तलब उठी, उसे देखना था कि उस रात क्या रिकॉर्ड हुआ था। उसने कैमरा टीवी से कनेक्ट किया। प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। घाट का सन्नाटा, फिर सोहम का आना। सब कुछ वैसा ही था
जैसा उसने देखा था। सोहम की गर्दन का टूटना, कबूतर का बाहर आना। लेकिन फिर वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो आर्यन ने उस वक्त अपनी आंखों से नहीं देखा था। वीडियो में जब सोहम का पेट फट रहा था और बिच्छू बाहर आ रहे थे, कैमरे के फ्रेम के कोने में एक और आकृति खड़ी थी। आर्यन खुद। लेकिन कैसे? आर्यन तो उस वक्त कैमरा पकड़े खड़ा था। वीडियो में दिखने वाला आर्यन सोहम की तड़प को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और वो जो आर्यन वीडियो में खड़ा था, उसने कैमरे की तरफ देखा, यानी असली आर्यन की तरफ जो टीवी देख रहा था, और बोला, तुमने नहीं बचाया उसे, तुमने उसे मां को भेंट चढ़ाया। याद कर। आर्यन के दिमाग में एक विस्फोट हुआ। स्मृतियां वापस आने लगी। वो घाट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं गया था, उसे बुलाया गया था। कालरुद्र ने महीनों पहले उसके सपनों में आना शुरू कर दिया था। आर्यन सम्मोहन में था। वो खुद सोहम को वहां ले गया था। वो खुद उस बलि का हिस्सा था। नहीं, ये झूठ है, आर्यन चिल्लाया। सच तो यही है, मेरे प्रिय वाहन। उसके अंदर से कालरुद्र की आवाज आई। अध्याय 11, पहली भूख, द फर्स्ट क्रेविंग। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन के पेट में एक ऐसी भूख जागी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। ये खाने की भूख नहीं थी, ये मांस की भूख थी। कच्चे, तड़पते हुए मांस की। उसका शरीर अपने आप फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने फ्रीजर खोला। वहां चिकन रखा था। कच्चा, जमा हुआ चिकन। आर्यन ने उसे निकाला। उसका दिमाग कह रहा था, रुक जाओ, ये पागलपन है। लेकिन उसके हाथ, वे कालरुद्र के नियंत्रण में थे। उसने कच्चे चिकन में अपने दांत गड़ा दिए। बर्फ जैसा ठंडा मांस, हड्डियों की कड़वाहट। जैसे ही खून पिघला हुआ उसके गले से नीचे उतरा, उसके गले की माला ढीली पड़ गई। उसे एक अजीब सा परमानंद, एक्सटेसी महसूस हुआ। वो जानवरों की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा। खून उसके चेहरे पर, उसकी छाती पर लग गया। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। इस समय कौन हो सकता है? आर्यन, मुंह में खून लगा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पीप होल, झांकने वाले छेद से देखा। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। मिस्टर आर्यन, हमारे पास शिकायत आई है कि आपके फ्लैट से अजीब आवाजें आ रही हैं। आर्यन का दिल धक से रह गया। अगर उसने दरवाजा खोला तो पुलिस वाला उसकी हालत देख लेगा, लेकिन अगर नहीं खोला तो वो शक करेगा। दरवाजा खोल बालक, कालरुद्र फुसफुसाया। मुझे नई खाल की जरूरत है, पुलिस की वर्दी अच्छी लगेगी। आर्यन का हाथ कुंडी पर गया। वो दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। वह चीखकर पुलिस वाले को भाग जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले वे उसके नहीं थे। जी इंस्पेक्टर, अभी खोलता हूं। आवाज एकदम शांत, संयमित, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। दरवाजा खुला। पुलिस वाला इंस्पेक्टर रॉय ने आर्यन को देखा। आर्यन के चेहरे पर लगा खून, उसकी आंखों का पागलपन। हे भगवान, आपने क्या किया है? इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने नहीं, आर्यन के शरीर में बैठे उस राक्षस ने छलांग लगाई। इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से। उसने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी त्वचा फाड़कर बाहर आ गई। इंस्पेक्टर की चीख गले में ही घुट गई, क्योंकि आर्यन ने अपने दांत सीधे उसकी गर्दन पर गड़ा दिए थे। खून का फव्वारा फूटा। आर्यन का असली दिमाग अंदर चीख रहा था, रो रहा था, मैं क्या कर रहा हूं? रुक जाओ। लेकिन उसका शरीर उस गर्म खून का आनंद ले रहा था। वो माला अब खुशी से धड़क रही थी। अध्याय 12, पाताल की भैरवी। इंस्पेक्टर रॉय की लाश आर्यन के लिविंग रूम में पड़ी थी। आर्यन का शरीर तृप्त था, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वो एक हत्यारा था, एक राक्षस का वाहन। तभी उसके घर का पिछला दरवाजा, जो बालकनी में खुलता था, जोर से खुला। हवा का एक तेज झोंका आया, जिसमें कपूर और लुबान की तीव्र गंध थी। एक औरत अंदर आई। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल खुले, कमर तक लंबे और उलझे हुए। माथे पर सिंदूर का एक बड़ा सा टीका। आंखें अंगारे जैसी लाल। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन ब्लाउज की जगह सिर्फ रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उसने लाश को देखा, फिर आर्यन को। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि घृणा थी। तो कालरुद्र ने तुझे अपना नया कुत्ता बना ही लिया, वो बोली। उसकी आवाज में भारीपन था। तुम कौन हो? आर्यन, या जो कुछ वो बचा था, ने पूछा। मैं भैरवी नंदिनी हूं। मैं उन चीजों को साफ करती हूं जो शमशान से बाहर रेंग आती हैं। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक त्रिशूल जमीन पर मारा। उसने आर्यन की तरफ एक मुट्ठी राख फेंकी।
जैसे ही राख आर्यन के शरीर से टकराई, कालरुद्र की आवाज दर्द से चीख उठी। आर्यन का शरीर ऐंठन लेने लगा। नंदिनी, तू फिर आ गई मेरी राह में? कालरुद्र गुर्राया। नंदिनी ने आर्यन की आंखों में सीधे देखा। सुन लड़के, अगर तू अपने शरीर को वापस पाना चाहता है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। अभी, इसी वक्त। नहीं तो ये राक्षस तुझे पूरी तरह खा जाएगा और अगली अमावस्या पर ये दुनिया का अंत शुरू करेगा। कहाँ चलना होगा? आर्यन ने हांफते हुए पूछा। नंदिनी ने जमीन की तरफ इशारा किया। कोलकाता के नीचे, उस शहर में जो नक्शों पर नहीं है, जहां परछाइयां राज करती हैं। अध्याय 13, भूमिगत शहर का रास्ता, द अंडरग्राउंड ऑर्डील। नंदिनी उसे लेकर इमारत के बेसमेंट में गई। वहां एक पुराना, जंग लगा मैनहोल था, जिसे सालों से नहीं खोला गया था। नंदिनी ने उसे एक हाथ से उठा दिया, जैसे वो थर्मोकोल का बना हो। नीचे अंधेरा था और बदबू, सड़े हुए नाले की नहीं, बल्कि पुरानी कब्रों की बदबू। वे नीचे उतरे। ये अंग्रेजों के जमाने का सीवर सिस्टम था, लेकिन अब ये कुछ और ही बन चुका था। दीवारों पर अजीबो-गरीब तंत्र प्रतीक बने थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। जगह जगह छोटी छोटी वेदियां बनी थी, जिन पर मरे हुए चूहे और बिल्लियां चढ़ाई गई थीं। ये क्या जगह है? आर्यन ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। ये अंधलोक है, नंदिनी ने बताया। जब ऊपर शहर सोता है, तब नीचे यह जागता है। यहाँ वो तांत्रिक रहते हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, वो अघोरी जो अपनी साधना में भटक गए। वे चलते गए। रास्ता संकरा होता गया। अचानक उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दी। छम, छम, छम। रुक जाओ, नंदिनी ने चेतावनी दी। सांस मत लेना। अंधेरे से एक आकृति गुजरी। वो एक नर्तकी, डांसर जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसका चेहरा घूंघट में था। वो उनके बगल से गुजरी। उसने एक पल के लिए रुककर हवा को सूंघा और फिर आगे बढ़ गई। वो भूली बाई थी, नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा। अगर उसने तुम्हारी जीवित सांस सूंघ ली होती तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ नचाती। वे और गहराई में गए। अब उन्हें इंसानों जैसी आकृतियां दिखने लगीं। कुछ लोग कीचड़ में बैठे ध्यान लगा रहे थे। कुछ आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का मांस नोच रहे थे। नंदिनी एक विशाल लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। उस पर एक खोपड़ी बनी थी जिसकी 3 आंखें थीं। कालरुद्र को उसके शरीर से बाहर निकालने का सिर्फ एक तरीका है, नंदिनी ने कहा। रक्त शोधन, ब्लड प्यूरिफिकेशन। वो क्या है? तुम्हें अपना सारा खून बहाना होगा। जब तक कि आखिरी बूंद न निकल जाए, तभी वो बाहर आएगा। और फिर, अगर माँ काली ने चाहा तो हम तुम्हें नया खून देंगे। इसका मतलब मुझे मरना होगा? नंदिनी ने भयानक मुस्कान के साथ कहा। तुम तो पहले ही मर चुके हो आर्यन। सवाल यह है कि क्या तुम अपनी आत्मा को बचा पाओगे? दरवाजा खुला। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में एक बड़ा सा कड़ाहा कॉल्ड्रन उबल रहा था, जिसमें लाल रंग का द्रव खौल रहा था। और उस कड़ाहे के चारों ओर 9 तांत्रिक बैठे थे, जिनकी आंखें सिली हुई थीं और मुंह से लगातार मंत्र निकल रहे थे। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा, उसके अंदर बैठा कालरुद्र जोर से हंसा। मूर्ख बालक, नंदिनी तुम्हें बचाने नहीं लाई है। ये तो मेरी ही शिष्या है। हम तुम्हें यहीं तो लाना चाहते थे। अगली अमावस्या का महायज्ञ यहीं होगा और तुम उसके मुख्य पात्र हो। आर्यन ने झटके से नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा बदल रहा था। वही काला शून्य जो उसने शमशान में देखा था। ये एक जाल था और वो पाताल लोक के सबसे गहरे कोने में फंस चुका था, जहां भगवान की नजर भी नहीं पहुंचती। कहानी अभी बाकी है और अंत इससे भी भयानक होगा।